मेरी बहन की वजह से मेरा परिवार सड़क पर आ गया, वो फिर बोला। जो लोग कभी शान से बंगले में रहते थे, इम्पोर्टेड कपड़े पहनते थे, शहर के सबसे शानदार होटल में खाना खाने जाते थे, उन्होंने अपने आखिरी दिन फटे चिथड़ों में सड़क के किनारे भीख मांगते हुए गुजारे और उसी हालत में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और ये सब हुआ मेरी बहन के कारण। अपनी खुशी के लिए वो हमारे परिवार को बर्बाद करके परिवार का सारा पैसा लेकर भाग गई। और जानती हो उस पैसे का उस हरामजादी ने क्या किया? उस पैसे से वो हरामजादी से हरामजादा बन गई। उसने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया। सौम्या कुछ नहीं बोल सकी। मैं जब जेल से बाहर आया तो मेरे अंदर का इंसान मर चुका था, अब बस हैवान ही बचा था। फिर मैंने वही किया जो हैवान करते हैं। मैंने पता किया कि शीना कहाँ थी। मर्द बनने के बाद उसने अपना नाम रवि शुक्ला रख लिया था और उसका तुम्हारे और मिसेज माधव के साथ चक्कर चल रहा था। वही मिसेज माधव जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती हैं। तुम तो शीना के मर्द बनने के बाद भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई सौम्या, लेकिन मिसेज माधव ने शीना के साथ रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। शीना ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो बेचारी मेरे पास आई, कहकर वो सौम्या के चेहरे पर झुका और अचानक जोर से हंसा। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। शरीर के साथ साथ अब सौम्या के दिमाग में भी जोरों का दर्द होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग दर्द से फट जाएगा। वो उठकर खड़ा हो गया और पोस्टमार्टम वाली टेबल के पास रखे स्टूल पर एक ट्रे में रखे पोस्टमार्टम करने वाली कैंची वगैरह से खिलवाड़ करने लगा, जैसे इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंद का औजार छांट रहा हो। मैं तो पहले ही शीना को खोज रहा था। शायद ऊपर वाला भी मुझ पर मेहरबान है। फिर क्या था, मैंने उसी रेस्टोरेंट में शीना को जहन्नुम में भेजने का निश्चय कर लिया जहां वो तुम्हारे साथ डेट पर जाने वाली थी। मैंने मिसेज माधव को भी अपने प्लान में शामिल किया। वो शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मुझे मजबूर होकर उसके परिवार को खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर वो बेचारी तैयार हुई। वैसे भी शोना को जहन्नुम वो नहीं पहुंचा रही थी, वो काम तो मुझे ही अपने हाथों से करना था। उसे तो बस गलियारे में निगरानी करनी थी, जिससे काम खत्म करने के बाद मैं आसानी से पीछे वाले रास्ते से निकल सकूं। उसी समय अचानक लाइट फिर चली गई। सौम्या ने उसका फायदा उठाते हुए जमीन पर पलटी मारी और अंदाजे से ही तेजी के साथ कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके पीछे सरसराहट हुई, जिससे सौम्या को एहसास हुआ कि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंधेरे और किस्मत ने सौम्या का साथ दिया और वो दरवाजे तक पहुंच गई। वो दरवाजे को धकेलकर तेजी से बाहर निकल गई। बाहर भी घुप्पा अंधेरा। सौम्या को पता था कि उस दरवाजे के बगल में ही दूसरे कमरे का दरवाजा था। उसे अपने अंदर सोचने समझने की ताकत खत्म होती सी लग रही थी। अंधेरे में ही टटोलकर उसने दूसरे दरवाजे को खोला और बगल वाले कमरे में प्रवेश कर गई। उस कमरे में सौम्या फर्श पर घिसटते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी वो किसी चीज से टकराए। वो एक टेबल थी, वहां वैसी 2-3 टेबलें पड़ी थीं। बुरी तरह कांपती हुई सौम्या अंधेरे में ही किसी प्रकार उठी और उस टेबल के पीछे छिप गई। बाहर हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली थी। हवा के शक्तिशाली थपेड़ों का शोर पोस्टमार्टम हाउस के अंदर के वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। टेबल के पीछे छिपी सौम्या का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिसके लिए बाहर वाले कमरे से होकर जाना पड़ता। लेकिन सौम्या को लग रहा था कि विराज ने कुछ न कुछ इंतजाम कर रखा होगा कि वो वहां से न निकल सके। शायद वो खुद वहां पर खड़ा होकर सौम्या के आने का इंतजार कर रहा होगा। तभी दरवाजा खुला और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। सौम्या, वीर सिंह की सरसराती आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम कहाँ हो? आज यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला सौम्या। वो धीरे धीरे हॉल के हर हिस्से को चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ कोई भी नहीं है, बस तुम और मैं और ये कुछ लाशें जरूर है। लेकिन वो एक पल के लिए ठिठका, फिर बोला, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी कोई खास मदद कर पाएंगी, लेकिन हाँ, तुम इनकी मदद जरूर कर सकती हो। जानती हो कैसे? सौम्या का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। उसे मालूम था कि कुछ ही पलों में वो उस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ाने में कहकर वो जोर से हंस पड़ा। पोस्टमार्टम हाउस के अंधकार में भयावह माहौल में उसकी हंसी और भी डरावनी लग रही थी। हाँ सौम्या, जल्द ही इन लाशों में एक लाश और बढ़ने वाली है और वो तुम्हारी लाश होगी। सोचो, तुम मरी हुई, शायद मैं तुम्हारा गला घोंटकर मार दूं। तब तुम्हारी आंखें और जीभ बाहर निकली हुई होंगी, या हो सकता है मैं तुम्हें गोली मार दूं। वैसे लाश के रूप में तुम उतनी खूबसूरत भी नहीं लगोगी।
खैर अब वो सौम्या की मेज के बिल्कुल पास आ चुका था। सौम्या को उसकी आवाज़ इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि उसे लगने लगा कि वो सचमुच ही सीधे उससे बात कर रहा था, उसे देख रहा था। तुमने तो कई लाशों का पोस्टमार्टम किया है सौम्या, सोचो कैसा लगेगा कोई तुम्हारा भी पोस्टमार्टम करे। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी मेज को पार करके सौम्या पर पड़ने ही वाली थी कि अचानक सौम्या पूरी ताकत लगाकर अंधेरे में दिख रही विराज की आकृति पर झपट पड़ी। कमरे में गोली चलने की आवाज़ किसी बम के धमाके की तरह सुनाई दी। सौम्या को लगा उसकी पसलियों में किसी ने गर्म सलाखें घुसेड़ दी हो। उसके गले से जोरदार चीख निकली और वो विराज को लिए दिए फर्श पर ढेर हो गई। विराज का सिर पीछे रखे सर्जिकल औजार रखने वाली स्टील के मेज से टकराया और उसके मुंह से भी चीख निकल गई। गोली सौम्या की पसलियों में लगी थी। असहनीय दर्द के बावजूद सौम्या पूरी ताकत लगाकर विराज के ऊपर से उठी और दरवाजे की ओर दौड़ी। सेकंडों में वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि कमरा एक बार फिर गोली की आवाज़ से गूंज उठा। लेकिन इस बार गोली सौम्या को न लगकर कहीं दीवार में टकराकर गुम हो गई। सौम्या के टक्कर मारने से विराज का मोबाइल छूटकर गिर गया था और अब वो अंधेरे में ठीक सौम्या को देख नहीं पा रहा था। उसने सौम्या के भागते कदमों की आवाज़ सुनकर अंदाजे से ही गोली चलाई थी, जो कि निशाने पर नहीं लगी। दौड़ने में सौम्या को अपनी बगल में, जहां गोली लगी थी, भीषण दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन वो जानती थी कि उस समय एक भी पल नहीं गंवाया जा सकता। असहनीय पीड़ा को सहते हुए उसने दरवाजा तो खोल लिया, लेकिन तेजी से बाहर निकलने के प्रयास में उसके कदम लड़खड़ा गए। वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि गिरते हुए भी उसने खुद को गेंद की तरह जमीन पर लुक जाने दिया, जिससे वो पूरी तरह कमरे से बाहर निकल आए। इस प्रयास में एक बार उसकी बगल का हिस्सा, जहां गोली लगी थी, जमीन से टकराया और कुछ देर के लिए उसका पूरा अस्तित्व ही दर्द में डूब गया। वो कमरे से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब उसे अपने शरीर में जान नहीं लग रही थी। एक क्षण को उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस दर्द से तो मुक्ति अच्छी, लेकिन उसने फिर अपनी बची खुची इच्छाशक्ति समेटकर उठने का प्रयास किया। इस दौरान अचानक लाइट फिर आ गई और सौम्या की निगाह अपने आप ही उस कमरे के दरवाजे पर चली गई, जहां से वो अभी अभी निकल कर आई थी। दृश्य देखकर वो समझ गई कि बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे पर विराज हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा जलती आंखों से उसे घूर रहा था। सौम्या ने मेज का सहारा लेकर अपने को गिरने से रोका, लेकिन वो भागने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। दर्द की वजह से उसके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। एक गोली और खेल खत्म, सौम्या ने मन में सोचा, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। वो आगे बढ़ा और सौम्या के नज़दीक पहुंच गया। उसने सौम्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर वापस उस कमरे की ओर बढ़ा, जिसमें सौम्या को होश आया था, जिसमें पोस्टमार्टम किया जाता था। क्या बात है सौम्या! वो सौम्या को लेकर उस कमरे में पहुंचा और उसने सौम्या को पोस्टमार्टम वाली टेबल पर लिटा दिया। तुम चीख क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है यहाँ रात में इस वक्त इस तूफानी बारिश में तुम्हें बचाने कोई आने वाला है? कोई तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला है? नहीं सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ केवल मैं ही हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। और ये देखो, उसने अपना हाथ सौम्या के चेहरे के आगे लहराया। तुम्हारा तो खून भी बहुत बह रहा है, मेरे पूरे हाथ में लग गया। सौम्या को अपनी सांसें टूटती लग रही थीं। बस थोड़ी देर और कुछ ही मिनटों में तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मेरा विश्वास करो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।